अब तमिलनाडु वाला कश्मीर आएगा, वो किसी दाढ़ी वाले रजौरी मुल्क में आएगा, तो उसने दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को मिलिटेंट समझेगा। तो ये मसला है ना। तो ये इसमें काफ़ी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और इसमें क्योंकि मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, मैं पुलिस अफसर भी रहा हूँ, लॉ ऑफिसर भी रहा हूँ, मेरा 30 साल का तजर्बा है। एक तो इंसाफ डिलीवरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। पुलिस पब्लिक मीट होनी चाहिए। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और जितने ये डिस्प्यूटेड इशू हैं, इनको मीडिया में नहीं लाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि मुसलमानों को ये फील ना हो कि उन्होंने 47 में जिना की थ्योरी को रिजेक्ट करके कोई गलती की है। आज मुसलमान सोचने पे मजबूर हैं कि हम शायद 47 में गलत थे या आप गलत हैं। अगर मुसलमानों को हर बात पे ये कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान चले जाओ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। चेयरमैन पीर पंजाल फाउंडेशन व सोशल एक्टिविस्ट व फॉर्मर लॉ ऑफिसर इश्तियाक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, उन पर बातचीत करेंगे। खासकर पीर पंजाल की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। शुक्रिया डेंग साहब, आप मुझे अक्सर मौका देते हैं अपने चैनल की वसात से अपनी बात रखने का। बट साहब, मैं देख रहा था आपका सोशल मीडिया पे, सोशल साइट पे आप पीर पंजाल एरिया के दौरे पे थे। क्या कुछ वहाँ पे देख रहे हैं आप? डेवलपमेंट के लिहाज से कहाँ पे देख रहे हैं पीर पंजाल को? डेंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे नहायत ही अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अभी मैं हाल ही में अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में गया हुआ था, और सुनकोट जो एक कंस्टिट्यूंसी है, सुनकोट का मैंने बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिला, और मेंढर में भी जाने का मौका मिला, और मंडी के एरिए में मैं कहीं गया हुआ था किसी के यहाँ, तो वहाँ भी मैंने देखा। तो सबसे बड़ा मुझे अफसोस ये हुआ है कि जब सेंटर हज़ारों करोड़ रुपया, उसने हज़ारों करोड़ रुपया दिल खोल के, जब एनसी और की गवर्नमेंट थी तब भी दिया था पैसा, और जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी तो हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ आया है। और जहाँ तक मैं अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे सेंटर ने कुछ दिया ही नहीं, ज़मीन पे कुछ लगा ही नहीं। जितनी PMGSY ने रोड्स निकाल के, कच्ची रोड्स वहाँ निकाल के अर्थ वर्क किया था, उन पे रोडी का काम नहीं है, उन पे ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई अभी तक। ब्रिजेस जो अच्छे ब्रिजेस थे, सैंक्शनड थे। और मैं आपको ये बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ जब मैंने एक RTI दाखिल किया, और RTI की वजह से मुझे ये पता चला कि वहाँ पर एक जिसके लिए मैं पुल के लिए लड़ता रहता हूँ, कलर-कटल मोटरेबल ब्रिज, तो 3 पिलर है वहाँ। तो उस पर इन्होंने कहा जी हमने 5.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। और मेरे जैसा एक आदमी जो है, ज़मींदार आदमी, एक आम आदमी जो है, वो 3 पिलर जो है वो 30 लाख में बना सकता है। अगर ये मुझे गवर्नमेंट 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया देगी तो मैं इनको 3 पिलर बना के दूंगा। तो इन्होंने ये शो किया जी हमने 5.5 करोड़ रुपया उस पर खर्च कर दिया है। तो मैं आपके चैनल की वसातत से मैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और डिवीज़नल कमिश्नर साहब से, और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये मांग करता हूँ कि वो जो सनई कलर-कटल मोटरेबल ब्रिज है जिस पर इन्होंने 5.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है, उसकी इंक्वायरी, फुल फ्लैज इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो लोग भी उसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने वो पैसा खाया है, उनको मैं कहता हूँ डिसमिस फ्रॉम द सर्विस करना चाहिए। बट साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से आजकल का जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडित जो है वो चाहता है कि उनको सेफ्टी जो है वो मुहैया करवाई जाए। कश्मीर फाइल मूवी बनती है, उससे कश्मीरी पंडितों को कितना फ़ायदा हुआ। अभी सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, खासकर पुलिस बेल्ट फोर्स में जो लोग काम करते हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। कैसे देखते हैं, हालात कहाँ की ओर जा रहे हैं? डेंग साहब ये कह रहे थे कि 370 तोड़ने के बाद हम यहाँ अमन आ जाएगा, शांति आ जाएगी, दूध की नहरें हम बहा देंगे, यहाँ पर नॉर्मलिसी हो जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक कश्मीर में किलिंग का तल्लुक है, तो ये जो पुलिस वाला होता है बेचारा, एक तो लोकल होता है, एक जब ये घर जाता है लॉयल्टी में तो ये अनआर्म्स होता है, और ये इजी टारगेट है। अब मिलिटेंट भी जो है ना, वो भी कोई इतने कोई बहादुर लोग नहीं होते हैं। वो भी बस कहीं एका दुका कोई पुलिस वाला जा रहा है तो उसको टारगेट करके मार देते हैं। जो कश्मीरी पंडितों को बेचारों को एक बार फिर वो राहुल भट्ट को मारा, बड़ा अच्छा लड़का था वो,
अब वो डीसी को वहाँ उसको नहीं लगाना चाहिए था दूर दराज एरिए में। अब वो कश्मीरी पंडित था तो उसको वहाँ पर डीसी ऑफिस में रख सकते थे, वहाँ बडगाम में रख सकते थे। तो इस तरह काफ़ी सारे टारगेट किलिंग का मतलब ये है कि काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स हैं, जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, अब पुलिस वाले हैं वहाँ सारे मुसलमान हैं कश्मीर में, तो अब उनको मार देते हैं। ये एसपीओ को मार देते हैं बेचारे, जो एसपीओ अपनी रोज़ी रोटी के लिए सर्विस करते हैं। और इक्का दुक्का कुछ लोग होते हैं, ख़राब क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं। लेकिन मैं अभी फिर ये कहता हूँ कि जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और बीजेपी सपोर्टेड थी तो जगमोहन को यहाँ लाया गया, तो जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को निकाला। मेरा आज भी यही कहना है, यहाँ कश्मीरी पंडितों को वहाँ से कश्मीर से जगमोहन ने निकाला है। लेकिन अगर ये पिछले 8 साल से कश्मीरी पंडितों के बारे में इतना शोर ववेला कर रहे हैं तो उनको बसाना चाहिए, उनको कहीं टाउनशिप कायम करके बसाना चाहिए। अगर नहीं बसाते तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेचारों को, और उनको एक्सप्लॉइट करके पूरे हिंदुस्तान में ये वोट होते हैं। तो मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 90 की तरफ चले जाएं। तो इस पे गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। और ये जो पीर पंजाल खिता है और चनाब वैली है, मुस्लिम बेल्ट एरिया है, और जम्मू के कुछ एरिए हैं, तो गवर्नमेंट को इन पर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए और ऐसे हालात ना पैदा हों कि ये लोग भी यहाँ भी हालात ख़राब हों। तो गवर्नमेंट जो है मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट है। वो ये कहते हैं नहीं हाँ सब ठीक ठाक है, नॉर्मलिसी है। अगर यार नॉर्मलिसी है तो रोज़ किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? आप कुछ ऐसा करें ना कि आपके पास लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, इंटेलिजेंसिया है, आपके पास आईबी है, आपके मिलिट्री सिक्योरिटी है, पुलिस है, सीआईडी है, आप मिल बैठ के बड़े थिंक टैंकर हैं आप। तो आप ऐसा कुछ करेंगे, आप ये जो हिंदुस्तान में माहौल बन रहा है उससे भी खराबी होती है, उससे भी दूरियां मतलब नफ़रतें फैल रही हैं। तो आप बजाय इसके कि नफ़रत कम करते यहाँ पर हारमोनी का यानी कम्युनल हारमोनी का यहाँ माहौल क्रिएट करते। कांग्रेस ने तो 2002 के बाद जो यहाँ कांग्रेस और एनसी की जो भी गवर्नमेंट थी, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मलसी आ गई थी, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई थी। तो ये क्या वजह है कि फिर दोबारा मिलिटेंसी रिवाइव हो गई है, जबकि पाकिस्तान को भी अपनी पड़ी है, उसको भी होश नहीं है आप कश्मीर का। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि उसको आप कश्मीर का होश नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस हालात में आप अपना कश्मीर तो दुरुस्त कर लें। बट साहब, लाउड स्पीकर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही है, खासकर अगर हम मस्जिदों की बात करें, उसके साथ में मंदिर में भी लाउड स्पीकर लगता है, गुरुद्वाराज में भी लाउड स्पीकर लगता है, शादियों में जो है डीजेज बजाए जाते हैं, उससे भी शोर शराबा होता है। यहाँ तक कि जेएमसी के जो ऑटो सुबह सुबह निकलते हैं गंदगी उठाने के लिए, उन पे भी लाउड स्पीकर लगते हैं। तो लाउड स्पीकर पे इतनी सियासत, सदियों से लाउड स्पीकर जो हैं वो चलते आ रहे हैं, आज ही क्यों? देखो जैन साहब, जो अजान होती है वो 1 मिनट, आप अगर घड़ी देखेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। और वो एक सुबह होती है, एक सैर को होती है, और यानी 5-6 बजे होती है, और शाम को होती है। मतलब उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई वो इतना बड़ा शोर हो रहा है। हाँ, ये जो नॉइज़ पॉलिसिंग है इसको कंट्रोल करना चाहिए। मगर अब अगर आप जुलूसों में और डीजे बजा रहे हैं और पूरा दिन वो कर रहे हैं, और मंदिरों में वो सुबह 4 बजे आप शुरू हो जाते हैं, इस सब पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। और ये जैसे मस्जिदों पे उलमा को या मस्जिद कमेटी को या मुसलमानों को बुला के वहाँ ये कहा जा सकता है कि भाई साहब आप 4-4 स्पीकर मत, लाउड स्पीकर ना लगाएं, 2 स्पीकर लगाएं जो आपकी लोकेलिटी में अजान सुनी जाए। तो ये कंट्रोल करने के बजाय एक इशू बना दिया जाता है, और उससे वो ऐसा पब्लिक इशू बन जाता है कि जिससे वो फिर बाद में हिंदू मुस्लिम वो फ़लाँ ये सब कम्युनल हारमोनी को धक्का पहुंचता है, हालात ख़राब होते हैं। जो कम्युनल हारमोनी बनी होती है, इत्तेफाक बना होता है, वो ख़राब होता है, और बिला वजह के इशू बनते हैं। जैसे अब नए इशू बन गए हैं। अब काफ़ी लोगों ने कहा है जी यहाँ ये ताजमहल के नीचे मंदिर था, अब इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, अब इसके नीचे मंदिर था। तो ये गिनती कितनी है, ये कहाँ बात जाके रुकेगी? इससे हिंदुस्तान को नुकसान होगा भाई साहब। अब मैं इंग्लिश में किसी ने कहा है कि वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। तो फुलिश फ्रेंड हमें नहीं चाहिए, हमें वाइज एनिमी बेटर है। हमें वो उस तरह का देशभक्त नहीं चाहिए जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करे, जो हिंदुस्तान को तबाह करे, जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करवाए। उस तरह का देशभक्त हमें ज़रूरत नहीं है। हमें नेहरू जैसा देशभक्त चाहिए, हमें पटेल जैसा देशभक्त चाहिए, हमें राजीव गांधी जैसा देशभक्त चाहिए, हमें इंदिरा गांधी जैसा लीडर चाहिए।
जब आज तो कहते हैं नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया। इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप तो आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप शोर मचाते हैं इतना। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 1971 में। अब नई जनरेशन को ये पता नहीं है। और यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान इतने प्यार से मोहब्बत से पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन अब देख लीजिए, आप जहाँ देखें हिंदू मुसलमान का। और टीवी पे तो मैं ये कहता हूँ कि वो टीवी के जितने ये मीडिया होस्ट्स हैं, इन्होंने तबाही करके रख दी है। आप नाराज़ नहीं होना इसमें। ये जितने टीवी मीडिया होस्ट्स है, ये रोज़ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बहस ही नहीं होती है। ना महंगाई पे बहस होती है, ना डेवलपमेंट पे बहस होती है, ना किसी और इशू पे बहस होती है। बस बहस होती है तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, बस। नहीं, वो टीआरपी कमाए मगर हिंदुस्तान को तबाह नहीं ना करें। अब नई जनरेशन है। अब ये आपने कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछा। अब नई जनरेशन को ये पता लगेगा, उनको ये है कि शायद कश्मीरी पंडितों को मार के निकाला है, जबकि ऐसा नहीं है। 50 से ऊपर कश्मीरी पंडित नहीं मरा है पूरे हिंदुस्तान, पूरे कश्मीर में, जबकि 80,000 मुसलमान वहाँ कश्मीरी मर गए हैं। उसकी बात नहीं करते हैं मेरे 90 के दौर में मेरे राजौरी पुंछ में सुनकोट में जितने लोग मार दिए मिलिटेंट ने, मुसलमानों को मारा, वहाँ मिलिटेंट ने मारा, उनकी बात कोई नहीं करता है। वो इसलिए मारा कि मुखबर हैं। वो जैसे एक शेर है ना, किसी शायर ने कहा कि वाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। यानी वो ये समझते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, मुखबर है, और ये समझते हैं कि ये मुसलमान है। मतलब एक आदमी जो देशभक्त है, कश्मीर का रहने वाला है, वो बेचारा मारा जाता है। मतलब मिलिटेंट उसको मुखबर कहते हैं, आप उसको मुसलमान समझ के मारते हैं। सिक्योरिटी फोर्स। अब तमिलनाडु वाला कश्मीर आएगा, वो किसी दाढ़ी वाले राजौरी मुंछ में आएगा, तो उसने दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को मिलिटेंट समझेगा। तो ये मसला है ना। तो ये इसमें काफ़ी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और इसमें क्योंकि मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, मैं पुलिस अफसर भी रहा हूँ, लॉ ऑफिसर भी रहा हूँ, मेरा 30 साल का तजर्बा है। एक तो इंसाफ डिलीवरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। पुलिस पब्लिक मीट होनी चाहिए। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और जितने ये डिस्प्यूटेड इशू हैं, इनको मीडिया में नहीं लाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि मुसलमानों को ये फील ना हो कि उन्होंने 47 में जिना की थ्योरी को रिजेक्ट करके कोई गलती की है। आज मुसलमान सोचने पे मजबूर हैं कि हम शायद 47 में गलत थे या आप गलत हैं। अगर मुसलमानों को हर बात पे ये कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान चले जाओ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो सर, जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर का जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से करप्शन पे जो सख्त कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं, रामबन डिस्ट्रिक्ट में 4 SPOs को जो है डिसंगेज कर दिया गया, तो क्या जिन लोगों ने उनको वहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई थी, तैनाती उनकी की थी, क्या SPOs इतनी हिम्मत रख सकते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ड्यूटीज़ वहाँ पे लगाएं जहाँ पे वो पैसा कमा सकते हैं? क्या उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ या उन ऑफिसर्स के बैंक डिटेल्स या उनके फ़ोन कॉल जो हैं वो चेक नहीं होने चाहिए थे, जो वहाँ पे ड्यूटी है, जिनकी वहाँ पे ज़िम्मेवारी है? डेंग साहब, मैं रामबन में सीनियर PP भी रहा हूँ 2 साल, और मेरा लंबा तजर्बा है। किसी SPO की ज़रूरत नहीं है, किसी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ऐसे की वो नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से वहाँ ड्यूटी लगे। ये सब मिली भगत होती है। SHO को पता होता है, DSP के हेडक्वार्टर को पता होता है, डिस्ट्रिक्ट SP को भी पता होता है, और ऐसे पॉइंट पे लगाते हैं। और जब वो तलवार गिरती है तो छोटे मुलाजिम पे। जैसे मैंने एक पोस्ट में लिखा था परसों कि मैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, ज़रा मुझे कमिश्नर सेक्रेटरी के रेड करके बताए, ज़रा SP को गिरफ्तार करके बताए, ज़रा DC के घर छापा मारे, या जो बड़े बड़े टैक्स चोर हैं या बड़े बड़े स्मगलर हैं, बड़े बड़े डाकू हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान के ख़जाने को लूटा है, ज़रा उन पर रेड करके दिखाएं। अब पटवारी और क्लार्क मिल जाता है, क्योंकि जो ACP में लगते हैं ऑफिसर, वो भी कोई दूध के दले हुए नहीं होते। वो सिर्फ गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए हमने एक पटवारी को ट्रैप कर दिया, क्लर्क को ट्रैप कर दिया। राजौरी के एक SHO को किया था गिरफ्तार। हाँ, मतलब वो एक आध कोई मिसाल मिल सकती है आपको, आपके 10-20 साल में कि किसी SHO को आपने कर लिया। भाई आप बड़े बड़े आप चोरों को छोड़ते, जो 10-20 रुपये वाला चोर है, 100 रुपये वाला, आप डाकुओं को पकड़े। यहाँ दिल्ली से लोग आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ टैचियाँ भर के पैसे ले जाते हैं। आप उनका वो क्या, वो दिल्ली में कहीं वो यहाँ फैक्ट्री लगाने आए थे। आप ज़रा देखें ना, उनके बैंक बैलेंस चेक करें, उनके आप वो चेक करें, उनके फ्लैट्स देखें। आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड है। आप उनको तो पकड़ते नहीं, ACP वाले। आज खबर आ गई है क्लर्क को जी 100 रुपये लेते हुए पकड़ गया, पटवारी को पकड़ लिया।
काफ़ी सारे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम हैं या लोकल जो लोग हैं, आईएएस हैं, केएएस हैं, उनको बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। उन्हीं के खिलाफ़ कार्रवाइयाँ भी दिखती हैं, उन्हीं के खिलाफ़ सीबीआई इंक्वायरियाँ भी दिखती हैं, उन्हीं के खिलाफ़ जो भी मामलात होते हैं वो होते हैं। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट मुलाजिम है जम्मू कश्मीर का, उनको बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। हाँ, यहाँ मुझे एक कमिश्नर सेक्रेटरी था, उसका नाम नहीं है, वो हिमाचल का रहने वाला था। वो अब यहाँ से रिटायर हो गया, वो गया तो श्रीनगर एयरपोर्ट में उसकी टैची खुल गई। उसकी टैची में से सोना और वो पैसे ऐसे उड़ रहे थे प्लेटफार्म पे, तो पुलिस वाले आए बेचारे, उन्होंने सारा वो इकट्ठा करके तो टैची बंद कर दी। मैं चैलेंज करता हूँ, बीइंग ए प्रोसिक्यूटर, मैं इश्तियाक भट्टी प्रोसिक्यूटर रहा हूँ मैं 20 साल। मैं कहता हूँ अगर आप रेड करेंगे ब्यूरोक्रेट्स के, इनके देखेंगे, इनके खंगालेंगे आप बैंक बैलेंस, इनके फ्लैट्स देखेंगे, इनकी कोठियाँ देखेंगे, आपको करोड़ों रुपए तो आप ऐसे मिल जाएंगे आप उनके सेफ से। आप तो मतलब आप पटवारी को पकड़ लेंगे, बेचारे को क्लर्क को पकड़ लेंगे, उसको ट्रैप करेंगे। और इनको क्या आपको ये पता नहीं है कि कल एक आदमी जो है वो भर्ती हुआ है और लाख रुपया या 80,000 रुपया तनख्वाह है, तो उसके पास चंडीगढ़ में फ्लैट, दिल्ली में फ्लैट, कश्मीर में वो, यहाँ प्लाट, वहाँ प्लाट, ये प्लाट, वो प्लाट, उसमें बहुत सारे एडीजी हैं, आईजीज हैं, रिटायर्ड डीआईजीज हैं, एसएसपी जो डिस्ट्रिक्टों में डीसीज हैं। आपको नहीं पता है? आप ज़रा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ज़रा डालिए इन पर, रेड करिए ज़रा आप पटवारी को और उसको कह के, और आप कहते हैं जी हम बड़ा करप्शन पे है वो जी हम कर रहे हैं। आप जैसे 6.5 करोड़ रुपया मेरे पुल पे खर्च किया इन्होंने, 3 पिलर जो जिन पे 50 लाख रुपया का खर्चा ज़्यादा नहीं है, 6.5 करोड़ रुपया कहाँ गया? आप करिए इंक्वायरी। आप किसी चीफ इंजीनियर को नहीं पकड़ेंगे, आप उसको पकड़ लेंगे, ड्राफ्ट्समैन को, जेई को पकड़ लेंगे, पटवारी को पकड़ेंगे, डीसी को आपकी जरूरत नहीं है, डीसी को आप पे हाथ डालेंगे या एसएसपी पे हाथ डालेंगे। तो मैं ये कहता हूँ ना, अगर आप करप्शन पे काबू पाना चाहते हैं तो ज़रा बड़े बड़े डाकुओं पे हाथ डालिए, पता लगे। भट्टी साहब, अब बात करेंगे हम जिस तरह से वकार एच भट्टी, अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने आपत्तिजनक जो है वो ट्वीट किया, जिसके चलते उनके खिलाफ़ काफ़ी सारी एसोसिएशंस ने जो है, काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कंप्लेंट्स की गई और उनको गिरफ़्तार किया गया, कश्मीर से उनको जो है जम्मू लाया गया। कैसे देखते हैं पुलिस की इस कार्रवाई को? देखिए इरफान जंग साहब, बात यह है कि वकार एच भट्टी हो या कोई भी हो, मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखता हूँ, वो कर लिखता हूँ, लेकिन हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम दूसरे के किसी के मज़हब पे वो सवाल उठाएं, उस पर क्रिटिसाइज़ करें। ये अपनी अपनी मानता है, अपने अपने आस्था की बात है। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई क्या करता है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई दूसरे के मज़हब से पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और अगर आप दूसरे के बाप को गाली देंगे, वो भी आपके बाप को गाली देगा। तो हमारे नबी ने ये कहा है कि भाई आप दूसरे की मज़हब की इज़्ज़त करेंगे, दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, वो भी आपके मज़हब की इज़्ज़त करेगा। तो ये तो होना नहीं चाहिए कि आप बिला वजह लोगों के मज़हब पे टिप्पणी करते फिरें। तो नेचुरली फिर उसके लिए कानून है, वो तो कानून अपनी कार्रवाई करता है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि उससे ज़रा माहौल ख़राब होता है और लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट होते हैं। आप किसी के मज़हब पे क्यों, आपको क्या हक हासिल है? आप किसी के मज़हब पे कोई बात करेंगे? यार, खुदा के बनाए हुए सारे इंसान हैं। आप हर आदमी को अपना मज़हब मुबारक है। मैं मुसलमान हूँ, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई अच्छा, देयर आर करोड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड के जो खुदा को भी नहीं मानते। उनको क्या करेंगे आप? जो खुदा को भी नहीं मानते, वो कहते हैं वेयर इज़ गॉड, उनको क्या करेंगे? मार देंगे आप। और खुदा ताला उनको भी रोज़ी दे रहा है जो उसको नहीं मानते। तो हमें क्या हासिल है? वो हम क्या लोग हैं कि हम एक दूसरे के मज़हब पे वो टिप्पणी करते फिरेंगे? तो वकार एच भट्टी ने जो किया वो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, ये अच्छा नहीं किया। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़। हमारे साथ इश्तियाक भट्टी साहब, सोशल एक्टिविस्ट। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।